खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। तारुफ आपका करा देते हैं। डॉक्टर निकुल पटेल, स्पोक्स पर्सन कांग्रेस, इस वक्त हमारे साथ चर्चा में शामिल हो गए हैं। डॉक्टर असफर शमसी साहब, स्पोक्स पर्सन बीजेपी, इस वक्त हमारे साथ हैं। कपिल श्रीवास्तव, स्पोक्स पर्सन समाजवादी पार्टी, इस वक्त हमारे साथ हैं। और निरंजन पोडर साहब, पॉलिटिकल एनालिस्ट, जुड़ गए चर्चा में हमारे साथ। खैर मकदम है आप सभी का। निरंजन पोडर साहब भी इस वक्त हमारे साथ हैं, क्योंकि सियासी मुस्तकबिल की भी बात की जा रही है। मुसलमानों को लेकर जो आत्मात पैदा करने की कोशिश बीजेपी की ओर से की गई थी, क्या उसका इम्पैक्ट नजर आता है, या आज भी मुसलमान जो है वो एक अलग लीडरशिप की तलाश करता हुआ नजर आता है, क्योंकि जो हालात है मुसलमानों के अभी भी सुधरते हुए मुल्क के अंदर दिखाई नहीं दिए हैं? देखिए इरम जी, मैं इस चीज को यहाँ से शुरू करूंगा कि जो आपने पूछा कि मुसलमानों की जो मुस्तकबिल है या मुसलमानों का जो भविष्य है वो अब किस ओर जा रहा है। मैं आपको आज आपके टेलीविजन चैनल के ऊपर एक बहुत कांटे की बात बता के जा रहा हूँ कि अब 2024 के चुनावों के बाद में आप देखना इस हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों की एक नई लीडरशिप डेवलप होगी। कौन से मुसलमानों की लीडरशिप डेवलप होगी? उन मुसलमानों की लीडरशिप डेवलप होगी जो वास्तव में जिस तरीके से जो सांप्रदायिक सौहार्द का जो उदाहरण होते हैं, जो वास्तव में आप ये समझ लीजिए गंगा जमुनी तहजीब जो हमारे यहाँ बोली जाती है उसके प्रत्यक्ष उदाहरण होंगे, जो वास्तव में जिनके लिए राष्ट्र सर्वोपरि होगा, जिनके लिए आप ये समझ लीजिए जो भाईचारा है, जिस तरीके की बातें की जाती हैं, ये बातें जो उनके चित्र में और उनके चरित्र में परिलक्षित होंगी, ऐसे मुसलमानों की या यूं कहें कि एपीजे अब्दुल कलाम जैसे मुसलमानों की अब लीडरशिप डेवलप होगी। आज तक इसका कारण क्या है? देखिए हमारे यहाँ चरक संहिता के अंदर कहीं एक बात कही जाती है इरम जी कि कारण ही निवारण है। जब तक आप किसी चीज के कारण पे नहीं पहुंचेंगे, उसके कारण यानी कि उसकी जड़ को जब तक समाप्त नहीं करेंगे, तब तक आप उसका निवारण नहीं कर सकते, यानी उसका इलाज नहीं कर सकते। और मुझे एक बात बताइए, क्या आपको कई बार अफसोसजनक नहीं लगता कि 500 साल तक इस देश के ऊपर हुकूमत करने वाला समाज, या यूं कहें कि जो सन 1947 से पहले यानी कि देश की आजादी से पहले हर 50 कोस के ऊपर एक नवाब हुआ करते थे, वो मुसलमान समाज से होते थे। आज उसी समाज के जो वंशज हैं या उसी समाज की जो आने वाली तीसरी पीढ़ी आज आप ये समझ लीजिए एक तरह का जिसको जो सत्सर कमेटी की रिपोर्ट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं प्रत्यक्ष रिपोर्ट की बात कर रहा हूं, जो हम समाज में घूमते हैं, जो गांवों में जाकर के देखते हैं। आज आप देखिए, मैं इंटायर भारत की बात कर रहा हूं, आप किसी भी क्षेत्र में जाइए इरम जी, आपको दिखेगा कि जहां मुसलमान मेजोरिटीज एरिया है, जहां मुसलमान बहुसंख्यक जो बस्तियां हैं, वहां पे आपको ना कोई ढंग की स्कूल दिखेगी, ना कोई ढंग का हॉस्पिटल दिखेगा, ना वहां पे आपको ढंग की रोडें दिखेंगी, ना वहां पे आपको ढंग की नालियां दिखेंगी, ना ढंग की, यानी कि सीधी सी बात है। मुझे एक बात बताइए, ये सब ऐसा क्यों है कि आप अगर गाजियाबाद जाते हैं तो लोनी और दासना छोड़ करके बाकी का गाजियाबाद तो बड़ा हरा भरा और सुंदर है, लेकिन लोनी और दासना के अंदर वही गंदे नाले और वही सारी की सारी अव्यवस्थाएं वहां के बच्चों को। और आज जो एक चीज और मैं बता रहा हूं इरम जी कि इस 75 वर्षों के स्वतंत्र भारत के इतिहास में अगर मुसलमान इस देश के अंदर जिंदा है तो वो केवल अपने परिश्रम और अपने हाथ के हुनर की वजह से जिंदा है। अन्यथा जिस तरीके से जो सरकारी व्यवस्थाएं थी वो तो कहीं ना कहीं ऊंट के मुंह में जीरे वाली काम किया है। और इसका कारण क्या रहा? इसका कारण केवल एक ही रहा कि उनके अंदर एक धार्मिक उन्माद पैदा किया जाए, उनके अंदर किसी को राजनीतिक रूप से किसी पार्टी के लिए या किसी वर्ग के लिए उनके मन में एक भय पैदा किया जाए और हमारा वोट बैंक बनाया जाए। देखिए राजनीति के अंदर सीधी सी बात है हिरम जी, जब कोई नेता किसी गांव में या किसी क्षेत्र में जाता है और उसको ऐसा लगता है कि यहाँ के जो वोटर हैं वो तो मेरे बंधे हुए हैं। आज बहुत सारे राजनीतिक लोगों से मेरी बात होती है जो चुनाव लड़ते हैं, वो कहते हैं कि फलाने मुसलमान तो मुझे देंगे, बीजेपी को हराने के लिए उन्होंने तो मुझे ही वोट देना है, तो वो उनके क्षेत्र में क्यों जाएगा? वहां जाकर के क्यों वायदे करेगा? हैंडपंप लगाने के क्यों वायदे करेगा? वहां पे खड़ंजे बनवाने के? वो तो वहां जाएगा जहां उसको लगता है कि यहाँ का समाज जो है वो शायद मुझे वोट देगा या नहीं देगा। तो यही जो कारण रहा है, ये कारण कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से पिछड़ेपन का सबसे बड़ा कारण रहा है। और राजनीतिक पार्टियों ने इन मुसलमान समाज को दुधारू गाय तो समझा, यानी कि उसका दूध तो निकाला ना, लेकिन उसके ऊपर चारा डाला ना, उसका गोपर उसकी सेवा करी ना, उसको नहलाया ना धुलाया। केवल आप ये समझ लीजिए मुसलमानों को काट की भैंस समझ ली कि दूध काटो और कोने में खड़ी कर दो, फिर जब 5 साल बाद में दूध निकालने का टाइम आएगा तो फिर कोने में से उठाएंगे, दूध निकालेंगे, फिर कोने में खड़ी कर देंगे। तो आज की परिस्थिति ये है। लेकिन अब
जिस तरीके से मुसलमानों के अंदर भी बहुत छोटी संख्या है, लेकिन अब एक वर्ग है जो इस चीज को समझने लग गया और उसको अब ये चीज समझ में आने लग गई कि हमारा केवल उपयोग किया जा रहा है, हमारा प्रयोग नहीं किया जा रहा। तो मेरा ये मानना है कि जिस तरीके से मेरी भारतीय जनता पार्टी के भी कई बड़े बड़े नेताओं से बात होती है, मैं उनसे पूछता हूं कि भाई जिस तरीके का आज का माहौल है, इस तरीके के माहौल में जो इस देश की 25 करोड़ की जनसंख्या है, जो इस देश के लिए एक बड़ी वर्कफोर्स के रूप में काम आ सकती है, जो इस देश के लिए एक विकास के अंदर एक बहुत बड़ा सहयोग कर सकती है, वो उनका अब क्या होगा? तब वो कहते ये मोदी जी के एजेंडे में ये है कि अब मोदी जी एक नई लीडरशिप डेवलप करेंगे जहां पे अपीज टू नन, डेवलपमेंट टू ऑल के आधार पे चलेंगे। रही बात कई बार क्या है, चुनावी राजनीति के अंदर ये टिकटों की बात करते हैं, भाजपा ने कितनी टिकटें दी, अभी भारतीय जनता पार्टी ने केरल में एक मुसलमान को अपना प्रत्याशी बनाया है, लेकिन अब समस्या क्या आती है कि समाज के अंदर ईरम जी आज इतना बड़ा समझ लीजिए एक वैमनस्य उत्पन्न कर दिया गया है। और हमारे यहाँ कहा जाता है कि घृणा से घृणा उत्पन्न होती है और मोहब्बत से मोहब्बत, विश्वास से विश्वास और अविश्वास से अविश्वास। और जिस तरीके से ये दूरियां बढ़ा दी गई, अब कहीं ना कहीं इन दूरियों को पाटने में एक समय लगेगा, लेकिन जिस दिन समाज इस चीज के लिए मेरे हिसाब से संपूर्ण रूप से जागृत होगा, मेरे को इस चीज की आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि 2024 के समय बाद में वो समय आएगा। लेकिन आज भी आप देख रहे हैं कि कुछ राजनीतिक लोग जो है वो इतना भय व्याप्त कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि अभी जैसे कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता राहुल गांधी जी कहा कि 2024 में अगर बीजेपी सरकार बनकर के आ गई या बीजेपी जीत गई तो इस देश के अंदर खून की नदियां बह जाएगी। तो इस तरीके से क्या है, लोगों के मन में एक शंकाएं उत्पन्न होती है, एक अविश्वास की उत्पत्ति होती है। लेकिन मेरा यह मानना है, यहाँ के मैं मुस्लिम समाज को भी बहुत निकट रूप से जानता हूं और हिंदू समाज को भी जानता हूं, ये दूरियां पटेंगे, एक दूसरे के प्रति ये घृणाएं कम होंगी और नई लीडरशिप डेवलप होगी। और जो एक मैं समझ लीजिए एक वातावरण सा बना दिया गया था कि केवल मुसलमानों की बातें की जाती थी और उनको केवल एक हिसाब से समझ लीजिए राजनीतिक रूप में इस्तेमाल करने के लिए हमने मुसलमान मतलब एक जिसको कहते हैं बातों के अंदर तुष्टीकरण, मैं ये कह रहा हूं कि जहां तक तुष्टीकरण नहीं हुआ लेकिन बातों में एक तुष्टीकरण किया और एक समाज के अंदर ऐसा माहौल बना दिया गया कि उनको ये दिखा दिया गया कि आपको हमने विशेष दर्जा दे रखा। जिस दिन ये चीजें खत्म हो जाएंगी, जिस दिन आप ये समझ लीजिए मुसलमान भी अपने आप को मुख्य धारा से जोड़ करके चलेगा और राजनीतिक रूप से जो कहते हैं कि भागीदारी की, तो ईरम जी इस देश के अंदर तो 10 वर्ष तो मुस्लिम उपराष्ट्रपति रहा है इस देश की शुरुआती आजादी के बाद में। बिल्कुल निरंजन साहब आपने कहा कि एक नई लीडरशिप डेवलप होती हुई नजर आएगी। ये सवाल है कि आपने कहा लीडरशिप की शुरुआत होने वाली है, नई लीडरशिप की शुरुआत, तो मुसलमान किस ओर देखें, ये भी एक बड़ा सवाल है। कांग्रेस पार्टी अपने मैनिफेस्टो में अगर वादा कर देती है मुसलमानों के लिए तो उसे मुस्लिम लीग से उसका मवाजना कर दिया जाता है। बीजेपी में लीडरशिप की बात की जाए तो जीरो के बराबर नजर आती है। मुसलमानों में क्या लीडरशिप है, कितने मुस्लिम लीडर हैं जो इस वक्त नुमाइंदगी कर रहे हैं या इंतखाबी मैदान में उतरे हुए हैं? लीडरशिप की तलाश कहां से शुरू की जाए? मुसलमान क्या उतना बेदार मुल्क का नजर आता है? देखिए ईरम जी, ऐसी बात नहीं है जो आपने कहा। देखिए मैंने आपको शुरुआत में ही कहा कि घृणा से घृणा उत्पन्न होती है और मोहब्बत से मोहब्बत, अविश्वास से अविश्वास, विश्वास से विश्वास। और यहाँ पे थोड़ा सा अभी मेरे हिसाब से इस खाई को पटने में थोड़ा सा समय लगेगा, क्योंकि जिस तरीके से पिछले समझ लीजिए 35-40 सालों से जो मुस्लिम जो लीडरशिप डेवलप हुई उसके अंदर कहीं ना कहीं वो जो मुस्लिम लीडरशिप थी उसने भी समझ लीजिए कहीं ना कहीं एक तरह का ये विश्वमन वाला ही कार्य किया। उन्होंने भी अपने अलावा किसी दूसरे की उत्पत्ति नहीं चाहिए, वो भी ये चाहते थे कि भाई हमारे अलावा कोई दूसरा मुस्लिम लीडर डेवलप ना हो। लेकिन आज इस तरीके से कई बुद्धिजीवी और कई यंगस्टर मुसलमान जो जिसको कहते हैं कि जो मुख्य धारा की बात करते हैं, जो मुसलमानों के अच्छे बुरे को ढंग से मूल्यांकन करते हैं, वो लोग आज जिस तरीके से आगे हैं, केवल अब समाज को उनके ऊपर विश्वास करने की आवश्यकता है। जैसे मैंने भी आपको कहा कि भाई जैसे केरल के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने एक मुसलमान प्रत्याशी बनाया, अगर मान लीजिए वहां का समाज उसके अंदर विश्वास जताता है और उसको अगर चुनाव जिता करके अगर संसद में भेजता है तो कहीं ना कहीं पार्टी को भी एक विश्वास होगा कि अगर हम किसी प्रत्याशी को टिकट देंगे तो वो चुनाव जीत करके आ सकता है। क्योंकि राजनीति के अंदर एक बहुत बड़ा मैटर यह करता है ईरम जी
कि जिताऊ प्रत्याशी देखा जाता है, लेकिन यहाँ पे हमारे यहाँ देखा जाता है कि जब मुस्लिम प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी किसी को उतार भी देती है तो कहीं ना कहीं जो आप ये मान के चलिए समाज जो है उसको वोट देने से बचता है। लेकिन इसके अंदर भी मैं एक अपवाद बता रहा हूं। अभी आपने देखा होगा कि 2023 के अंदर जो उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव हुए, इनके अंदर मुसलमान, भारतीय जनता पार्टी ने कितने मुसलमान नेताओं को आगे किया, यानी कि कितने लोगों को लीडरशिप डेवलप की। चाहे आप इसके अंदर नगर पालिका परिषद की बात करें, चाहे आप जिला परिषद की बात करें, वो आप निकाल करके देख सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये एक शुरुआत हुई है, अब इसके अंदर एक कदम वो चले, एक कदम आप चले और इसी तरीके से दूरियां बढ़ती चली जाएंगी। मेरा तो ये मानना है। रंजन साहब, जवाब आपसे लेंगे। तहफ्फुज़ फराहम करने की भी बहुत बात हो रही है, लेकिन मॉब लिंचिंग हो या जिस तरह के हालात हो, सियासी बयानबाजी न सही, लेकिन मुल्क में क्या वो तहफ्फुज़ इस वक्त फराहम हो पा रहा है? क्योंकि जिस तरह की खबरें रोज देखने को मिलती है, मुसलमानों को किसी न किसी मौजू पर डराया धमकाया जाता है, इस तरह के इल्जाम भी लगते रहते हैं। देखिए ईरम जी, आपने अगर मॉब लिंचिंग की बात करी तो मेरा ये मानना है कि मॉब लिंचिंग दोनों तरफ से, और शिकार इस चीज के एक आम आदमी होता है, वो चाहे इस तरफ से हो चाहे उस तरफ से हो। क्योंकि आप ये नहीं कह सकते कि भाई मॉब लिंचिंग केवल इधर हो रही है उधर नहीं हो रही, पहली बात। दूसरी बात, अभी जो कपीस जी कह रहे थे, बड़े भाई हैं, वो कह रहे थे मुसलमानों के अंदर आरक्षण की। देखिए मेरा ये मानना है ईरम जी कि जिस व्यक्ति में, जिस समाज में सामर्थ्य हो, जिसके अंदर ऊर्जा हो, जिसके अंदर हुनर हो, उसको आरक्षण की नहीं, उसको संरक्षण की जरूरत होती है। और इसके अंदर अगर आप कहिए तो आपको मैं बताऊं, इस देश के अंदर बहुत छोटा समाज है जैन समाज, और आप ये मान के चलिए कि पॉइंटों में उसकी जनसंख्या है। लेकिन आज अगर आप आर्थिक रूप से देखेंगे तो सबसे बड़ा सुदृढ़ समाज है। लेकिन आज वो क्यों है? क्योंकि उसको केवल संरक्षण चाहिए, और वो अपनी हुनर से और अपनी कला से ही इस देश के अंदर शीर्ष के ऊपर अपने आप को आर्थिक रूप से स्थापित करके बैठा हुआ है। तो मेरा यह मानना है कि मुस्लिम समाज भी उसी हिसाब से, मेरे हिसाब से परिश्रमी भी है और हुनरमंद भी है। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं। केवल और केवल उसको एक सपोर्ट की जरूरत है, उसको एक सहायता की जरूरत है, उसको एक विश्वास की जरूरत है, उसको एक सहयोग की जरूरत है, मेरा यह मानना है। लेकिन आज भी क्या है, आज भी अगर बात करेंगे, देखिए एक डॉक्टर कफील खान की बात करेंगे, लेकिन ऐसे 50 उदाहरण मैं ऐसे भी दे सकता हूं जो दूसरे समाज से, यानी कि बहुसंख्यक समाज के डॉक्टर भी मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं ऐसी चीजों के या सिस्टम के शिकार हुए हैं, लेकिन उनकी चर्चा नहीं करेंगे। कुछ लोगों की कहानी क्या है, केवल टोपी पहन करके, टोपी पहनाने का प्रयास करते, ये नहीं देखते कि इसकी टोकरी में कितना आटा है। वो उसको आटे की चिंता नहीं है, उसके घर में जो पानी आता है वो नल से आता है या वो कहीं दूर से भर के लाता है, इस चीज की उसको चिंता नहीं है। हैंडपंप से पी करके काम चलाता है, उसको चिंता नहीं है। उसको ये चिंता नहीं है इसके घर के अंदर जो रोशनी होती है, तो वो रोशनी क्या सरसों के तेल के दिए की होती है या बिजली के बल्ब की होती है, उनको इस चीज की चिंता नहीं है। केवल और केवल इन चीजों के ऊपर बरगला करके उनसे वोट लिया जाता है। और मेरा मानना, मैं दोबारा से आपको इसी बात को कह रहा हूँ कि ये बर्फ पिघलेगी और ये दूरियां कम होंगी और समाज के अंदर मुस्तकबिल में तस्वीर बदलेगी। उसका जो रवैया वो क्या रहता है। माजरत के साथ आपको रोक रहे हैं सर, वक्त इजाजत नहीं देता इस चर्चा को यहीं खत्म करना होगा। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आपने अपना कीमती वक्त निकाला, इस चर्चा में आप शामिल हुए। इसी के साथ बड़ी बहस में